दिल्ली के कल नतीजे आएंगे। आपको लेकर इसको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी है। तमाम टेलीविजन चैनल्स आपको ओपिनियन पोल पहले दिखाते हैं, फिर एग्जिट पोल दिखाते हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि पहले जान जाएं कि क्या नतीजे आएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, ये सब खेल जो है वो भारत में होता है। अब तो लोगों का धीरे धीरे भरोसा ही उठ रहा है। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पिछले महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कुछ फैक्ट रखा गया, डेटा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था और 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में। इस दौरान 29 लाख वोटर ऐड हुए, नए वोटर बने 5 साल में। चलिए मान लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 40 लाख नए वोटर आ गए। सोचिए, 5 महीने में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिली थी महाराष्ट्र में। उस परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ था, आधी सीटें रह गई थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में 5 महीने में ही ऐसा कुछ हुआ कि बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो उसको लेकर संजय राउत ने कहा है कि ये जो 40 लाख वोटर है ये महाराष्ट्र में वोट डाल चुके हैं। इसमें से कुछ वोटरों ने दिल्ली में डाला होगा और ये बिहार भी जाएगा। इसके बाद बिहार में चुनाव होना है और बिहार वो अभेद किला है जहां अब तक बीजेपी की सरकार अपनी सरकार नहीं बनी है। खैर, उसके बाद संजय राउत ने कहा कि ये जो वोटर हैं 40 लाख फ्लॉट वोटर हैं, ये यूपी भी जाएंगे। इस तरह के उन्होंने आरोप लगाया है। खैर, चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इसका लिखित में जवाब देंगे। एक और डेटा दिया है राहुल गांधी ने कि जितने वोटर हैं, जनसंख्या है, उससे ज्यादा वोटर है महाराष्ट्र में। मतलब जनसंख्या मतलब टोटल जनसंख्या नहीं, 18 साल से ज्यादा उम्र की जितनी जनसंख्या, वोटर आप 18 साल के बाद ही बनते हैं, तो महाराष्ट्र में जितना वोटर है उससे जितनी जनसंख्या एडल्ट की, वयस्क वोटरों की संख्या है, उससे ज्यादा वोटर हो गए हैं। खैर, इसको लेकर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कोई बहुत बढ़िया शायरी जरूर बताएगा। लेकिन चूंकि अब दिल्ली के नतीजे हैं तो ओपिनियन पोल में आपने सारे टीवी अखबार ने दिखाया कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। अब सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। इसी बीच एक फॉर्म होता है 17C। ये वो फॉर्म है जो हर विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर मिलता है। कितना वोट हुआ, किस महिला कितना, पुरुष कितना, कितना वोट डाले गए। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि इसको अपलोड किया जाए पब्लिकली। चुनाव आयोग ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं किया, तो अरविंद केजरीवाल ने उसको एक वेबसाइट पर डाल दिया है 17C। अब उससे पता चल जाएगा कि कितना वोट का क्या उस 17C हाथ से भर के मिलता है। अब सोचिए कि अब ईवीएम से चुनाव हो रहा है, लेकिन फाइनल वोट कितना % हुआ है ये काउंटिंग के बाद पता चलता है, पहले नहीं बताया जाता है। मतलब कितने वोट काउंट होंगे ये सब जब आ जाएगा तब, मतलब तो सोचिए, ये भी कुछ दिनों में हुआ है। पहले पता चल जाता था कितना % वोटिंग हुई है। तो सब कुछ है। अब मैं आपको ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर आगाह करता रहता हूं। ओपिनियन पोल हवा बनाया जाता है टीवी अखबार के द्वारा। एग्जिट पोल अब जिसकी आपने हवा बनाई है, एग्जिट पोल में भी वही करेंगे। लेकिन अभी एग्जिट पोल हमेशा गलत होते रहे हैं। पिछली बार तो तमाम एग्जिट पोल ने बीजेपी को 400 सीटें दी थी, वो 240 सीटें हैं। तमाम एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस को जिताया था, बीजेपी जीत गई। किसी एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में इतना बीजेपी को सीट नहीं दी थी। दिल्ली में एग्जिट पोल 50 के करीब सीट दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो सोचिए कि इन तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, एक बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो इन सब सवालों के पर रोक लग जाएगी, चुप्पी लग जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में लगातार कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। जब देश आजाद हुआ, जब संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, तो कुछ लोग थे जो कहते थे कि जो सिर्फ टैक्स देता है वो वोट डालेगा। कुछ लोग थे जो कहते थे कि जो ग्रेजुएट नहीं है वो वोट नहीं डालेगा। तो वोट ग्रेजुएट कौन नहीं था, टैक्स कौन नहीं देता था? इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब लोग। लेकिन बाबा साहब का विजन क्लियर था। उन्होंने
कहा कि नहीं, सब वोट डालेगा, एक वोट का अधिकार सबको होगा। और SC ST को उसी समय रिजर्वेशन मिल गया कि इतने सीटें SC ST के लिए रिजर्व रहेगी, क्योंकि उनके पास बिल्कुल संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। अब सोचिए, लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। अब वो कौन लोग थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, जो अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। उसके बाद लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनवाते थे और दूसरे को वोट ही नहीं डालने देते थे। बाद में बूथ लूट शुरू हो गया। जब 90 के दशक में, 80 के दशक में तमाम जगदेव बाबू की शहादत हुई, मान्यवर कांसी राम साहब ने जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी पूरे देश में कैंपेन चलाया। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, रिजर्वेशन लागू कर दिया। सुनेलाल पटेल को हड्डियां तोड़ दी गई। जब तमाम दलित पिछड़े नेता शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव, मायावती जी मुख्यमंत्री बनने लगे, तब उस समय की 412 सीट जीतने वाली कांग्रेस, राजीव गांधी ईवीएम लेकर आ गए और वाजपेयी जी ने इसको पूरे देश में लागू कर दिया। और जब से ईवीएम आया है तब से तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता से बाहर हो रही हैं। तो सोचिए, एक से एक खेल, एक से एक कॉन्स्पिरेसी, एक से एक चाल है। खैर, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत का संविधान है, बाबा साहेब के विजन पर भरोसा है। देर सवेर ये तमाम तिक्रम हारेंगे और इस देश के लोग, एक दिन उनको अधिकार मिलेगा और एक दिन ईमानदारी से चुनाव होगा। लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है, थोड़ा धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन जैसे जैसे लोग स्कूल कॉलेज जाते रहेंगे, पढ़ेंगे, वैसे वैसे उनकी राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना जगेगी। तब जाकर इस देश में बदलाव तो आएगा। बहुत बदलाव आया है, वो मैं बार बार कह रहा हूं। 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी। अब कैसे भी आप SC ST OBC के लोग हैं वो सजग हो रहे हैं। सोशल मीडिया आ गया है। पहले टीवी अखबार के गिरफ्त में था पूरा देश, चुनाव सब चीज, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से लोग लगातार इस तरह की बातें, खबरें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ही सही बड़ा बदलाव आएगा और मुझे भरोसा है एक दिन मजबूरी में ही सही। अब तो कम से कम सारे, पहले कांग्रेस थी सत्ता में तो बीजेपी कहती थी ईवीएम हटाइए, जाति जनगणना करवाइए। अब वो सत्ता में आ गई, ये दोनों काम नहीं कर रही, ईवीएम भी नहीं हटा रही है, जाति जनगणना भी नहीं करवा रही है। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तेजस्वी इसके पक्ष में है। तो देर सवेर अगर इन लोग की सरकार आएगी तो ये दोनों काम इन लोग को करना पड़ेगा। एक तो ईवीएम हटाना पड़ेगा और जाति जनगणना भी करवाना पड़ेगा और रिजर्वेशन का 50% कैप भी हटेगा। ये सब चुनाव से जुड़ा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं। तो तभी जाकर इस देश के 90% लोगों को जड़ जमीन, नौकरी, पेशा, श्रम में उनकी भागीदारी मिलेगी, हक अधिकार मिलेगा। आप यकीन मानिए ये होगा, आज न कल जरूर होगा। बस भरोसा बनाए रखिए। कितना दिन कोई चोरी बेईमानी करेगा? भारत का संविधान है तो ये सब कुछ होगा। अब रही बात दिल्ली की, तो मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत लोग कहते हैं कि छोटे छोटे राज्य में जानबूझकर बीजेपी हार जाती है ताकि बड़े राज्य में जीत जाए। जैसे वो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव था तो महाराष्ट्र हार गए, झारखंड जीत गए, हरियाणा जीत गए, तो क्रूशियल राज्य जीत जाते हैं। कल देखते हैं। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के लिए इतना राह आसान नहीं है। इसी बीच आज एक बड़ा खेल हुआ। कई बीजेपी के उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि उनको 10 से 15 करोड़ का लालच दिया जा रहा है। इसी को लेकर उसके बाद पुलिस पहुंच गई अरविंद केजरीवाल के घर। वहां उनके पास कोई नोटिस नहीं था, उनको वापस जाना पड़ा। तो अगर बीजेपी जीत रही होती, अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि अगर बीजेपी जीत रही होती तो फिर वो सौदा क्यों करते, लोगों को फोन क्यों करते? इसका मतलब मामला फंसा हुआ है। लेकिन दिल्ली के चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका सीधा असर बिहार पर होगा। तो क्या आपको भी लगता है कि संजय राउत के बात में जान है कि ये जो 40 लाख फ्लोटिंग वोट है वो महाराष्ट्र से अब बिहार जाएंगे? क्या आप लोगों को चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है या ईवीएम पर भरोसा नहीं है? और चुनाव आयोग की पूरी जो डिग्निटी, जो पूरी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो खतरे में है। और अखिलेश यादव ने तो बाकायदा कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको कफन भेज देना चाहिए। आज उनके समर्थकों ने बाकायदा पिंडदान कर दिया। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जरूर खतरे में है, सब जगह सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं,
लोकतंत्र हैं, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे इस देश के शोषित वंचित समाज जो है वो एक न एक दिन जरूर जगेगी और लोकतंत्र और डेमोक्रेसी मजबूत होगा। जब तक टीवी अखबार का दौर था जो गड़बड़ियां हुई, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने हक अधिकार के बारे में बात तो करने ही लगे हैं। और जिस दिन 90% लोगों ने जिस पक्ष में बात करना शुरू कर दिया, फिर तो संवैधानिक तरीके से उनका अधिकार मिलेगा ही। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।